21 अप्रैल 1526 के रोज़ मौजूदा भारत की एक रियासत हरियाणा का शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े तारीख के किरदारों का ज़िंदगी और मौत का फैसला होगा। एक तरफ पठानों का ख़ानदान लोधी ख़ानदान, जिसका सरदार इब्राहिम लोधी बादशाहत का आखिरी सरदार है, जबकि दूसरी तरफ मुग़लों का ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर की औलाद में से है। जबकि ज़हीरुद्दीन बाबर की वालदा का शजरा नसब चंगेज़ खान से मिलता है। यही वजह है कि जंगजू फितरत इसको विरासत में मिली है। जब ज़हीरुद्दीन बाबर को इसके ख़ानदान ने अपने ही इलाके से निकाल दिया तो ये काबुल फ़तह करके इसका हुक्मरान बन गया। 21 अप्रैल 1526 के रोज़ हिंदुस्तान पर इसका 5वां हमला है, लेकिन इस बार यह पुरअज़म लग रहा है। इस वक्त बाबर के पास तकरीबन 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबिल फ़ौज 50,000 की है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राय सुल्तान और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉइंट। बाबर जानता था कि 12,000 के इस मुख्तसर लश्कर से इब्राहिम लोधी को शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए इसने दुश्मन को खुले मैदान में जंग की बजाय अपनी हिकमत अमली से शिकस्त देने का फ़ैसला किया। फिर इसने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इसने दाएं बाजू वाली फ़ौज को पानीपत के दरख्तों की आड़ में छुपा दिया, जबकि बाएं बाजू वाली फ़ौज के सामने इसने खंदक खोद कर बाड़ लगा दी ताकि दुश्मन इन पर डायरेक्ट हमला ना कर सके। जबकि तीसरा दरमियानी हिस्सा था जिसे कल्ब कहा जाता है, इसने इसके सामने छकड़े बांध कर रख दिए। इनमें इसने तीर अंदाज और बंदूक बरदार सिपाही खड़े कर दिए और इन बेहतरीन तीर अंदाजों के पीछे इसने अपना ख़तरनाक हथियार नस्ब कर दिया और वो था तोप। ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं, जिसे इसने गाड़ियों की आड़ में छुपाया हुआ था ताकि कोई इन्हें निशाना ना बना सके, जबकि ये तोपें इस पोजीशन पर भी गोलाबारी कर सकती थीं। हिंदुस्तान में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इब्राहिम लोधी की फ़ौज को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कितनी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोधी जब अपनी फ़ौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो ज़हीरुद्दीन बाबर पहले ही अपनी चाल चल चुका था। इब्राहिम लोधी ने देखा कि दुश्मन तादाद में कम है, तो इसने अपनी फ़ौज को दुश्मन पर खुलेआम हमले का हुक्म दे दिया। इसने अपना बेहतरीन हमला सबसे पहले कर दिया। इसने हाथियों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जब हाथी आगे बढ़े तो जैसे ही वो बाबर की फ़ौज की हदूद में आए तो इसकी तोपों ने इन पर गोले दागना शुरू कर दिए। तोपों की गूंज से हाथी इतने डर गए कि वो वापस उल्टे पांव भागे और अपनी ही हज़ारों फौजियों को कुचल डाला। मौके की मुनासबत देखते हुए बाबर ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ एक नहायत ही सख्त हमला किया। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि लोधी फ़ौज में भगदड़ मच गई। सुल्तान इब्राहिम लोधी बाजी हाथ से निकलते हुए देखा तो अपने ख़ास दस्तों के साथ आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को रोक सके, लेकिन वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर का हमला ना रोक सका और मारा गया। जब सुल्तान इब्राहिम लोधी की मौत की खबर फैली तो इसकी फ़ौज घबरा कर भाग उठी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत कायम कर दी थी और ये सल्तनत 300 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रही। ये बात भी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर इतना लंबा अरसा हुकूमत किसी ख़ानदान ने नहीं की जितनी मुग़लों ने की। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जीतने के बाद सबसे पहले पानीपत में एक बाग लगाया जिसे काबली बाग कहा जाता है, और इसमें एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई जिसे उस वक़्त बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद आज भी मौजूद है और बाग वाली मस्जिद के नाम पर मशहूर है। इब्राहिम लोधी को भी बाबर ने पानीपत में ही दफन किया और इसकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है। पानीपत की फतह के बाद माले गनीमत में हाथी भी बड़ी तादाद में ज़हीरुद्दीन बाबर के कब्ज़े में आए। बाबर शाहाना अंदाज में दिल्ली चला आया और इसने सबसे पहले हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पर फातिहा ख़्वानी की। इसके बाद ये आगरा चला गया, जहाँ जाकर इसको पता चला कि इसका बेटा हुमायूं को कोहे नूर पेश किया गया है, जो बाबर से पहले ही आगरा पहुँच चुका था। बाबर कोहे नूर के बारे में लिखता है कि इसकी कीमत दुनिया की आधी आमदनी के बराबर है।
جب ہمایوں نے اپنے والد کی آمد کا سنا تو اس نے کوہ نور ہیرا بابر کو پیش کر دیا، لیکن بابر نے ہیرا لینے سے انکار کر دیا اور یہ اپنے ہی بیٹے کو بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، لیکن صرف ایک مسئلہ رہ گیا تھا۔ بابر نے آگرہ شہر پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور خزانہ ابھی بھی لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھیں اور اپنے خاندان کی سربراہی کر رہی تھیں۔ بعد میں اس نے بابر سے مذاکرات کیے، جس میں اس نے قلعے اور مکمل خزانے کے عوض اپنے خاندان کی سلامتی مانگی۔ اس کے ساتھ اس نے آگرہ شہر کے باہر ایک محل اور تمام عمرہ کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ تمام شرائط مان لی اور پھر قلعے کے دروازے کھل گئے، لیکن دل ہی دل میں ابراہیم لودھی کی ماں بابر کے قتل کا منصوبہ بھی بنا رہی تھی۔ اس نے مختلف طریقوں سے باورچیوں کو خرید کر بابر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب ظہیر الدین بابر نے یہ کھانا کھایا تو اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بابر نے فوری طور پر حکم دیا یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے، چنانچہ ایک کتے اور 2 چیلوں کو یہ کھانا کھلایا گیا۔ جب یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے، اور بعد میں بابر بھی زندہ بچ گیا۔ جبکہ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں استعمال کرتا رہا۔ تفتیش کے بعد 2 عورتوں اور 2 مردوں کو قید کر لیا گیا۔ ایک مرد کے ٹکڑے کر دیے گئے، جبکہ بیچ چوراہے میں برچی کی کھال اتروا دی گئی۔ ایک عورت کو گولی مار دی گئی، جبکہ دوسری عورت کو ہاتھی کے پیر تلے کچل دیا گیا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ کو بابر بوا کہتا تھا، یعنی اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، لیکن اس سازش کے بعد بابر نے اس کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ کچھ مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ بہرحال ان سب کے باوجود ظہیر الدین بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی ظہیر الدین بابر تھا جس کو فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی ماں اور چند وفاداروں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا، لیکن اب وہی بابر ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ لیکن بادشاہ بننا ایک کام ہے، اس سے بھی مشکل کام تھا بادشاہت پر کنٹرول کرنا۔ بابر کو بھی یہی کرنا پڑا۔ اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میں باڑکا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ بابر کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر بھی اپنے بڑے یعنی تیمور لنگ کی طرح ہندوستان میں لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ باڑکا رانا سانگا کا اپنی سلطنت کو بڑھانے کا خواب ہی رہ گیا۔ حقیقت دراصل یوں تھی کہ رانا سانگا نے بابر سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ میں بابر کی مدد کرے گا، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی اور بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی کے ساتھ لڑنا پڑا، جبکہ رانا سانگا اپنے ہی علاقے میں موجود رہا۔ لیکن جب ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا ارادہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک نہایت ہی بڑا لشکر تشکیل دے دیا، یہاں تک کہ لودھی خاندان کے کئی بڑے بھی راجپوتوں کے ساتھ مل گئے۔ جب بابر کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ بابر کے ایک وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 کلومیٹر تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ہوا ایک ہار تحفے میں دیا۔ جب بابر راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا، لیکن ایک نجومی نے پیشن گوئی کی کہ یہ وقت بابر کے لیے برا شگن ہے، جس سے بابر کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ظہیر الدین بابر شراب نوشی کا عادی تھا، لیکن اب اس نے اللہ کے حضور منت مانگی کہ جب وہ جنگ جیت لے گا تو شراب نوشی سے توبہ کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ ملک میں اس کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ اس نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے اسی وقت شراب کے برتن توڑ ڈالے۔
मुगल फौज के पास शराब से लदे हुए अनगिनत ऊँट मौजूद थे। बाबर ने इस सारी शराब में नमक डलवाकर इसका सिरका बनवा दिया। इसने शराब के साथ एक और मन्नत भी मांगी थी कि अगर वो राणा सांगा से जंग जीत गया तो मुसलमानों के ऊपर लगे तमाम टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा। बाबर की फ़ौज दुश्मन की तादाद की वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन बाबर ने एक तकरीर भी की जिसने फ़ौज के हौसले बुलंद कर दिए। बाबर तकरीर में कहता है कि जो भी इस दुनिया में आया है इसने मरना है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए मैदान जंग में दुश्मन को देखकर मुंह मत मोड़ना। बाबर अपनी तकरीर से फ़ौज के हौसलों को बुलंद करने में कामयाब हो गया। आगरा से 60 किलोमीटर दूर एक इलाका है खानवा। बाबर और राजा सांगा की फ़ौजें इसी जगह आमने सामने आईं। यहाँ बाबर ने फिर पानीपत वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। इसने तोपों को छकड़ों की आड़ में छुपा दिया और फ़ौज के दाएं और बाएं जानब हिफाजत के तौर पर खंदकें खुदवा दी। चनाचे जंग शुरू हुई तो एक बार फिर बाबर की फ़ौज ने दुश्मन को घेरे में ले लिया। राणा सांगा के कुछ इत्तेहादी भी बाबर से मिल गए और बाबर ने यह जंग बआसानी जीत ली। राणा सांगा जंग में ज़ख्मी होने के बाद वापस चला गया। इस इलाके में पानी और खुराक के बगैर जंग लड़ना बहुत मुश्किल थी, इसलिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने राणा सांगा का पीछा नहीं किया और वो आगरा वापस लौट आया। राणा सांगा वापस तो आ गया, लेकिन दिल ही दिल में बदले का मंसूबा बनाता रहा। अगले ही बरस इसकी अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि इसे इसके अपने ही सरदारों ने जहर दे दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि बाबर से बदला लेने की ख्वाहिश राजपूतों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल राणा सांगा की मौत से बाबर के रास्ते का एक बड़ा कांटा तो हट गया था और वो बेझिझक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 बरस बाद ही 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर की भी मौत हो गई। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 47 बरस थी। बाबर की मौत से एक हैरत अंगेज़ वाक़या मंसूब किया जाता है। कहते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं बुरी तरह बीमार हो गया। बाबर परेशानी में अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाता रहा और दुआ करता रहा, ऐ खुदा मेरी ज़िंदगी के बदले मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्श दे। हैरत अंगेज़ तौर पर हुमायूं सेहतयाब हो गया, जबकि बाबर बीमार हो गया और इसी बीमारी की हालत में वो इंतकाल कर गया। बाबर की वसीयत के मुताबिक इसकी मैयत को काबुल ले जाकर दफन किया गया। जिस बाग में बाबर का मकबरा है, इस बाग को आज बागे बाबर कहते हैं। बाबर अपनी आबाई सल्तनत फरगाना तो नहीं ले सका, लेकिन इसने एक ऐसी सल्तनत कायम कर दी जिसे तारीख़ में मुगलिया सल्तनत के नाम से जाना जाता है। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।